Okay. Hello everyone, welcome back to Biodarshi. If you want to clear the NEET examination, so what you have to follow? The first thing that is the book of NEET. नीट की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे लिए स्पेशल होने वाली है दैट इज़ रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हम लोग रीड करने वाले हैं टॉप 10 ट्रिक्स और जो कि नीट के एग्जामिनेशन से या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो कि नीट में बच्चे गड़बड़ी करते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग में करते हैं। एनसीईआरटी की जब भी आपको रीडिंग करनी है तो वो आपको लाइन बाय लाइन रीड करनी है, पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उसका मीनिंग समझना है। जो 95% होते हैं कुछ मिस्टेक्स ऐसे करते हैं जो कि जिसकी वजह से उनका जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्ट्रैटेजी है डे 1 से जो आपकी स्ट्रैटेजी है, शेड्यूल है, वो आपका प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टडी उसकी प्रिपेयर करी और फिर उसके बाद बीच में अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वो चीज़ें आपकी वर्कआउट नहीं करती। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा स्ट्रैटेजी हो गया। दूसरा हो गया हमारा कि नीट जो हम लोग बुक रीड करेंगे वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोगों को रीड करनी है। जब आप वीकली प्लान बना रहे होंगे, थर्ड पॉइंट है, जब आप वीकली कोई प्लान बना रहे होंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको इन्वॉल्व करनी है। सपोज़ आपने एक प्लान बनाया हुआ है कि आपने कुछ पोर्शन आज न्यू रीड करना है, तो न्यू रीड करने वाला पोर्शन जो है उसको आवर्स में डिवाइड कर लीजिए। सपोज़ 2 आवर्स का या फिर 6 आवर आपने स्टडी के लिए प्लान किए हुए हैं, जिसमें से 2 आवर्स आप देंगे न्यू रीडिंग के लिए, 2 आवर्स आप देंगे रिविज़न के लिए एंड 2 आवर्स आप देंगे पीवाईक्यू सेशन के लिए। अगर आप पर डे के अकॉर्डिंग इस तरह से अपना स्केड्यूल प्लान करेंगे तो ये आपकी जो है नीट की प्रिपरेशन है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आपको वीकली करना है तो आप वीकली भी कर सकते हैं। सपोज़ आपने 2 डेज़ लिए जो न्यू आपको रीड करना है उसके लिए, देन 2 डेज़ आप रखिए वीक के जिसमें आप पूरा जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करेंगे। देन 2 डेज़ आप रखिए, 1 डे आप रखिए पीवाईक्यू सेशन के लिए जो कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं उनके बारे में। देन 1 डे जो आपका बच रहा है उसमें आप मिस्टेक्स अपनी फाइंड आउट करिए। पीवाईक्यू जो आप सॉल्व करते हैं उसका एक बेसिक पैटर्न होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है एंड कहाँ पर क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ पर क्वेश्चन कम आ रहे हैं, कितने पॉइंट का आ रहा है। ये एनालिसिस होना नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चों में एनालिसिस होता है क्वेश्चन का तो आपका इससे क्या होता है, टाइम जो होता है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। फिर इसके अलावा जब आप नीट की फोर्थ पॉइंट है कि जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके होंगे जो कि पॉइंट टू पॉइंट आते हैं एंड कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं इनडायरेक्ट वे में आते हैं। तो जब हम लोग रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। सपोज़ हम लोग जो फैक्ट है उसके लिए हम लोग येलो हाइलाइटर का यूज़ कर लेते हैं फैक्ट के लिए। जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी गई हैं उसको रीड आउट करने के लिए हम लोग पिंक जो हाइलाइटर होगा उसका यूज़ कर लेते हैं एंड जो चीज़ें इनडायरेक्ट पूछी गई हैं वो आपको हाईलाइट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, आई एम सॉरी फॉर दिस, ओके। तो बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं वो, कि जो पूरी बुक है एनसीईआरटी की उसको ही हाईलाइट कर देते हैं। वो आपको नहीं करना है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर मेन पॉइंट्स ही हाईलाइट होने चाहिए, ना कि पूरी बुक हाईलाइट होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि सेल बायोलॉजी में, वहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होगी आपकी डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं एंड कुछ फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वो चीज़ें ड्यूरिंग द स्टडी जब आप कर रहे हैं तभी पे ही फाइंड आउट कर लेनी होती है, ताकि एग्ज़ाम में जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करने में आपको ईजी हो। फिर इसके अलावा आपको क्या करना है,
जो भी आप एग्ज़ाम में जो PYQ आपने प्लान किया हुआ है, ये आपको इस तरह प्रिपेयर करना है टॉपिक वाइज़। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके ही PYQ आपको सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं एंड आप बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोमॉलिक्यूल के PYQ अटेंड कर रहे हो। इससे मिस्टेक जो होती है ये करते हैं। फिर कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स आपको फॉलो करनी है, जैसे कि आपने स्टडी का जो रूटीन बनाया हुआ है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मीनिंग है आपको, अगर आप 6 वीक के 6 डेज आप प्रॉपरली पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो अगर आप संडे में कुछ 1 and 2 आवर्स अपने ब्रेन को स्मूथ भी रखेंगे, जिसमें आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट कर रही है, ब्रेन को फ्रेश कर रही है। रिफ़्रेश करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्रेन है ये प्रॉपर आपका फंक्शन कर सके। फिर जो टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनमें क्या करना है आपको, उनकी डीप स्टडी करनी है। डीप स्टडी का मतलब है कि उसको ऐसा नहीं है कि NCERT बस आपने रीड करी और उसको छोड़ दिया। उसकी पूरी डिटेल आपको सेल बायोलॉजी सपोज़ है, बायोकेमिस्ट्री है, या फिर प्लांट है, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि आपने चूज़ किया हुआ है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, टॉपिक की डीप स्टडी करेंगे। देन आप नीट की जो ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको प्रॉपरली अच्छे से अरेंज करेंगे। तो ये वो स्ट्रैटेजी हैं जो कि टॉपर्स के थ्रू फॉलो करी जाती हैं, और वो उनके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी और उनका जो नीट का एग्ज़ामिनेशन है क्लियर है। आई होप यू फाउंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट टू क्लियर द नीट एग्ज़ामिनेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी हो नीट से रिलेटेड, या फिर आपको कहीं पर स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, NCERT को रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी वो हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। Thank you for visiting my channel. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.